बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रिकल मशीन्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है डीसी मशीन्स पे। सो दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ टॉपिक जो कि हम पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। इलेक्ट्रिकल मशीन की कंस्ट्रक्शन और टाइप्स में से डीसी मोटर्स में से हम डीसी मोटर की टाइप्स तक हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर। ओके जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टार्क क्या चीज़ है। टार्क इज द टर्निंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस एंड इज measured by the product of force and radius at right angle to which the force acts in a DC motor. So अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोडक्ट किसकी होगी? इस पॉइंट की जो रोटेशन है, इस पॉइंट पे जो फोर्स अमल कर रही है और उस फोर्स की वजह से जो ये रोटेशन जनरेट हो रही है, दैट इज टॉर्क, टर्निंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स। जब ये मूव करना शुरू करेगी तो ये अगर एक पॉइंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो फोर्स अमल कर रही है, ये उस फोर्स की डायरेक्शन है और ये रेडियस है। अगर हम इस पॉइंट पे टार्क फाइंड आउट करना चाहें तो दैट टार्क विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। चूंकि दोनों जो है वो वेक्टर्स हैं तो उनकी वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है। सो इन अ डीसी मोटर ईच कंडक्टर इज acted upon by a circumferential force at a distance r। ये सर्कमफ्रेंशियल मतलब ये रेडियस की फॉर्म में, सर्कमफ्रेंस की फॉर्म में ये जो फोर्स जो है इसके ऊपर एक्ट करेगी विद अ डिस्टेंस, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस r। ठीक है, द रेडियस r व्हिच इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द आर्मेचर। ये आर्मेचर जो हमारा रोटेट कर रहा होगा ये उसका रेडियस है। Therefore, each conductor exerts a torque। हर कंडक्टर के ऊपर एक टार्क होता है टेंडिंग टू रोटेट द आर्मेचर, जो कि ये जो आपको एक सर्कल छोटा नजर आ रहा है ये एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है आर्मेचर में सीरीज ऑफ देयर नंबर ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स जो है वो एक स्लॉट में लगे होते हैं। स्लॉट्स होती हैं और स्लॉट्स में कंडक्टर होते हैं। सो therefore each conductor exerts a torque tending to rotate the armature, जो इस आर्मेचर को रोटेट करने की कोशिश करेगा। The sum of the torque due to all armature conductor is known as gross or armature torque। अगर ये एक पॉइंट का हमने फाइंड आउट किया T into R, अगर हम इन सारे पॉइंट्स का जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सब का इकट्ठा कर लें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस टॉर्क या आर्मेचर टॉर्क, टोटल आर्मेचर का जो टॉर्क होगा। Let in a DC motor we are going to suppose that R is the average radius of armature in meter। ये जो है ये इसका किसी भी आर्मेचर का रेडियस है इन मीटर्स। लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच कंडक्टर इन मीटर्स। ये जो है कंडक्टर, ये जो ऊपर पॉइंट एक है ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है, उसको एल ले लेते हैं। जी, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, कितने कंडक्टर्स लगे हुए हैं, कितनी स्लॉट्स है और स्लॉट में कितने कंडक्टर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स आ जाएंगे। ए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, जो कि हमारे पास एक के केस में नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है, वाइंडिंग की टाइप पे डिपेंड करता है, दूसरे के केस में ऑलवेज फिक्स्ड होता है 2 के। आई, करंट इन ईच कंडक्टर, हर कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा और उसको हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं? हमारे पास जो आर्मेचर करंट होगा वो डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ अवेलेबल है। बी, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी, जो कि हमारे पास फ्लक्स इसको एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स को कट करने की वजह से फोर्स अमल कर रही है, वो फ्लक्स, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी। फाई इज द फ्लक्स पर पोल, एक पोल में कितना फ्लक्स है, और बी फ्लक्स डेंसिटी है। पी, नंबर ऑफ पोल्स। फोर्स ऑन ईच कंडक्टर इज इक्वल टू एफ बी आई एल न्यूटन। ये हमें पहले पढ़ लिया हुआ है कि जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर अमल करेगी दैट विल बी इक्वल टू बी आई एल के इक्वल होगी। ठीक है जी। टार्क ड्यू टू वन कंडक्टर, ये हमने पहले पढ़ा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सो टोटल आर्मेचर टार्क टी ए क्या होगा? जी, यानी कि जितने स्लॉट्स हैं और स्लॉट्स में कितनी कंडक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जी मिलता है, जी इनटू एफ और न्यूटन मीटर। नाउ करंट जो है वो किसके बराबर है? आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, आई ए। और बी हमारे पास है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर
unit area, where A is the cross sectional area of the flux per pole at radius r. So clearly अगर ये हम circumference की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास 2 पाई हो जाएगा, ये हमारे पास 2 पाई r लेंथ डिवाइडेड बाय पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। सो टी जी की वैल्यू वही, हमारे पास एफ की वैल्यू जो अगर हम पुट करेंगे तो वो होगी फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय आई ए ओवर ए, आर्मेचर करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एफ इज इक्वल टू बी आई एल है ना, यहाँ देखिए ये बी आई और एल की वैल्यू पुट कर दी, ये बी की वैल्यू, ये आई की वैल्यू और ये एल की वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ जाएगा, बी आई एल की वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, जी मल्टीप्लाइड बाय ये फ्लक्स और मेजर करंट ओवर ए, और ये जो है टू जो है क्या कहते हैं उसको, इसकी वैल्यू एरिया की ओवरऑल 2 पाई आर एल ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर, और यहाँ से ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, जी पाई आई ए, और ये पी नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 2 पाई ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर इन सारी वैल्यू को पाई की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू लेकर इनको इस पर डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 0.159 जी फाई आई ए डिवाइडेड इनटू पी बाय ए, 2 पाई की वैल्यू हमने पुट कर ली ना 1 के ऊपर डिवाइड करके, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, सिंस जी पोल्स एंड ए आर फिक्स्ड फॉर ए गिवन मशीन। ये तीनों चीजें, नंबर ऑफ स्लॉट्स भी फिक्स होंगी और फ्लक्स में कितने कंडक्टर हैं वो भी फिक्स होगा, पोल्स कितने हैं वो भी फिक्स होगा, और पैरेलल पाथ्स कितने हैं, वाउंड टाइप वाइंडिंग टाइप वो भी हमें पहले से पता होगी। ये चीजें सारी क्या है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स है। अगर ये चीजें फिक्स है, सो hence torque in a DC motor is directly proportional to the flux per pole and armature current। दो चीजों पर है, फ्लक्स पर पोल और आर्मेचर करंट आई ए। सो फॉर ए शंट मोटर फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ठीक है जी, शंट मोटर के लिए जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट होता है। सो टॉर्क इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आर्मेचर करंट। फॉर अ सीरीज मोटर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ठीक है जी। तो अगर ये आर्मेचर करंट के इक्वल है तो फ्लक्स और आर्मेचर करंट को मल्टीप्लाई करके फ्लक्स की जगह पे आर्मेचर करंट लगा देंगे, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक सैचुरेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, इसकी दूसरी तरह से भी एक्सप्लेनेशन, एक और एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्रेशन भी यूज होती है आर्मेचर टॉर्क के लिए। वो क्या है, हमने कल इक्वेशन ड्राइव की थी बैक ईएमएफ के लिए, that was supposed to be equal to P phi ZN by 60A, ठीक है जी। और यहाँ से P phi Z over A यहाँ पर रहने दे और बाकी चीजें इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाइड बाय EB, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, 60 इसके साथ और N नीचे आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कुड कैलकुलेट TA इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, फ्लक्स इनटू आर के रेडियस के बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0.159 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये फाई जी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी पहले 0.15 60 और आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू हमने लगा दी, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय ए, और या आर्मेचर का 9.55 EB, ये वैल्यू IA ओवर N। नोट दैट द डेवलप्ड टॉर्क और ग्रॉस टॉर्क मींस आर्मेचर टॉर्क। ओवरऑल जो अब टॉर्क की बात कर रहे हैं वो आर्मेचर टॉर्क ही है, ग्रॉस टॉर्क कह रहे हैं, टोटल टॉर्क कह रहे हैं, या आर्मेचर टॉर्क इसको कह ले, ठीक है जी। तो दोनों में से कोई एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है और ये वाली एक्सप्रेशन भी बैक ईएमएफ के केस में भी ठीक है, ठीक है। ये तो था आर्मेचर का टार्क। आर्मेचर के बाद आपकी शाफ्ट कनेक्टेड होती है, वो जिसके साथ आपकी, जिसको आप पुली कह रहे थे, मोटर रोटेट कर रही थे, जिसको द टार्क व्हिच इज अवेलेबल एट द मोटर शाफ्ट, जो रोटेट कर रही है फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इज नोन एज शाफ्ट टार्क। आर्मेचर के साथ जो शाफ्ट कनेक्टेड है वो किस तरह से उसके ऊपर फोर्स अमल करती है या उसके ऊपर जो टार्क है, दैट इज नोन एज शाफ्ट टार्क। इट इज प्रेजेंटेड बाय TSH, ये फिगर से हमने, ये आर्मेचर टार्क है TA और ये TSH है।
Figure illustrates the concept of a shaft torque. The total or gross torque TA developed in the armature of a motor is not available at the shaft. ये सारे का सारा जो यहाँ पर डेवलप हुआ टार्क वो शाफ्ट पर अवेलेबल नहीं होता बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस इन द मोटर. तो डेफिनेटली आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से यहाँ पर लॉसेस होंगे और उससे कम जो है वो शाफ्ट पे अवेलेबल होगा. देयरफॉर shaft torque TSH is somewhat less than the armature current TA. The difference TA माने TSH is called lost torque. जो टार्क हमारा लॉस्ट हो गया, यूजफुल नहीं रहा. So TA माने TSH is equal to 9.55 multiplied by iron and friction losses divided by N. For example, if the iron and friction losses in a motor are 1600 watts and the motor runs at 800 RPM, then TA minus TSH ये क्या है 9.55 1600 over 800 तो ये कितना आ जाएगा 19.1 न्यूटन मीटर. ये जो लॉस हुआ है as stated above, it is the shaft torque that produces the useful output. वो शाफ्ट ही एक्चुअली आपकी मोटर को रोटेट करवा रही होती है, उसी के ऊपर सारी चीजें कनेक्टेड होते हैं. इफ द स्पीड ऑफ द मोटर इज n rpm देन आउटपुट एंड वाट्स क्या होगी 2 पाई n tsh ओवर 60. और यहां से अगर tsh की वैल्यू निकालें तो आउट पर 60 और TSA 9 आउटपुट वाट्स इन न्यूटन मीटर इन वाट्स ओवर न्यूटन और ये आ जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर्स में. ठीक है जी. इस सारे को अगर हम सॉल्व कर लेंगे ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 करके तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.55. ये 60 ओवर 2 पाई 9.55 के इक्वल होता है. ठीक है जी. तो ये आ जाएगी वैल्यू. ये है हमारा शाफ्ट टॉर्क. अब है जी ब्रेक हॉर्स पावर. ब्रेक हॉर्स पावर या BHP. The horsepower divided by the shaft torque is known as brake horsepower. Horsepower divided by the shaft torque. shaft torque की वजह से जो पावर का आपको बेसिक यूनिट पता है कि वो हॉर्स पावर में होती है, मैकेनिकल पावर. तो जो मैकेनिकल पावर हॉर्स पावर में अवेलेबल होगी उसको ही आप ब्रेक हॉर्स पावर कह सकते हैं BHP. If the motor is running at n rpm and the shaft torque is TSH Newton meter, then work done by in each revolution WD in each revolution is equal to उसके ऊपर फोर्स कितनी अमल कर रही है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी फोर्स थी. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेवोल्यूशन हमारी 2 पाई आर है तो ये आ जाएगा 2 पाई इनटू TSH टार्क. फोर्स इनटू रेडियस को हम टार्क लेते हैं तो ये TSH आ जाएगा. वर्क डन इन अ मिनट इज इक्वल टू 2 पाई n TSH. n क्या है हमारे पास स्पीड के, वो किस स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा है. एक ये रेवोल्यूशन है और ये 60 मिनट्स पर 60 सेकंड्स पर मिनट है तो ये हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड से. अब अगर हमें वर्क डन इन सेकंड फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये जो 2 पाई NSH है इसको 60 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी. या वॉट्स में हमारे पास आ जाएगा 2 पाई NTSH डिवाइडेड बाय 60 और 746 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है जी. यूजफुल आउटपुट वोल्टेज जो हॉर्स पावर में वो हमारे पास होगी 2 पाई NTSH ओवर 60 मल्टीप्लाइड बाय 746 और इसी को ही हम BHP कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर. 2 पाई NTSH ओवर 60 इनटू 746. ये 746 वॉट्स को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं. स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर. हमने बैक ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा था V माइनस IA RA, लेकिन EB इज इक्वल टू P5GN ओवर 60A. इन दोनों को अगर दो इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, इन दोनों को अगर इक्वल रख दें P5GN और 60A V माइनस IR तो यहाँ से आप स्पीड N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. V माइनस IA RA डिवाइडेड बाय फ्लक्स और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर जो था बटे में PC ये नीचे चला जाएगा. या अब इसको कहते हैं N इज इक्वल टू K V माइनस IA और फ्लक्स तो चेंज होता रहेगा. ये वाली सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी. नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, पोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो सॉरी जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ स्लॉट Z है वो भी सेम रहेगा. तो ये आ जाएगा K V माइनस IA RA ओवर 5.
ओके जी, अब V माइनस आई आ रहे हो, ये आर्मेचर करंट के इक्वल होता है, सॉरी आर्मेचर की ईएमएफ के इक्वल भी होता है। और N हमने देख लिया कि वो K ये वैल्यू इसकी जगह पे ये EB के वैल्यू है ना, K EB ओवर फ्लक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ और फ्लक्स के। देयरफॉर इन अ डीसी मोटर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये बात हमने कल की क्लास में भी की थी। अब स्पीड के रिलेशंस क्या है आपस में, इसको डिस्कस करते हैं। इफ अ डीसी मोटर हैज इनिशियल वैल्यूज ऑफ स्पीड, पहले से हमें कुछ वैल्यूज पता है स्पीड की, फ्लक्स पर पोल एंड बैक ईएमएफ, ये तीन चीजें अगर हम उनको स्पीड को n1 ले लें, फ्लक्स जो इनिशियल था उसको φ1 और बैक ईएमएफ को eb1 कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली, एंड द कोरोस्पोंडिंग फाइनल वैल्यूज, और दूसरी वैल्यू जिस फाइनल स्पीड जो हमने अचीव की उसके बाद n2 φ2 एंड eb2, देन एलएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल eb1 ओवर फ्लक्स 1 या n2 इज इक्वल टू eb2 ओवर फ्लक्स 2। सो n2 ओवर n1 इन दोनों की रेशियो निकालें तो ये क्या आ जाएगा, इसके बटे में ये चीज चली जाएगी, तो ये EB2 ओवर EB1 यानी बैक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स φ1 डिवाइडेड बाय φ2 हो जाएगा। सो फॉर अ शंट मोटर फ्लक्स प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि φ1 इज इक्वल टू φ2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्पीड का रिलेशन जो n2 बाय n1 वो डिपेंड कर रहा हूँ बैक ईएमएफ पे, और सीरीज में फ्लक्स जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वो आर्मेचर करंट के इक्वल होगा, तो ये IA ओवर I1 इनिशियल आर्मेचर करंट और I2 फाइनल आर्मेचर करंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड रेगुलेशन। रेगुलेशन हमने काफी दफा पढ़ ली है कि नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। तो अगर हम एन नॉट को ले नो लोड स्पीड और एन को ले फुल लोड स्पीड, तो ये क्या होगा, एन नॉट माइनस एन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये होगा स्पीड रेगुलेशन। क्लियर जी? हसीब आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आप सो तो नहीं कहते? अच्छा, मैं समझा कहीं आप लोग सो तो नहीं गए। कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई क्यूरी नहीं थी, तो मैं उस फ्लुएंट से चला था, फ्लुएंसी से। अच्छा, अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, ये जो हम मेकअप क्लासेस रख ले हैं ना, इसको उस तरह से लेंथी नहीं, एग्जैजरेट नहीं कर रहे। ये एक एक घंटे की क्लास होगी, ताकि जो कंटेंट है ना वो उसको हम कवर तो कर लेना था उन्हीं लेक्चर्स में, लेकिन एक्चुअली इसको ब्रेकअप कर रहे हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर्स भी पूरे हो जाए और आपको इजीली समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में अभी तक आपको अगर कोई चीज, क्योंकि आपकी सारी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी ना वो इसी की बेस पर होगी, अगर आपने इसको देखा आज के लेक्चर को, तो इसमें आपने देखा होगा कि काफी सारी डेरिवेशंस हैं। अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है, वैसे तो है बेसिक सिंपल डेरिवेशंस हैं, और ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। जी हसीब, कोई क्वेश्चन है किसी का बच्चे? जी बारी बारी पूछें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी चैट में पूछ रहे हैं लोग, अच्छा देख लेते हैं।
N1 और N2 ये पूछा किसी ने, इस N1 और N2 क्या पूछना चाहिए? N1 जो है वो स्पीड है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 600 आरपीएम पे चल रही है मॉडल, और N2 अगर हम कहते हैं तो ये 800 आरपीएम पे चल रही है, तो दो डिफरेंट स्पीड्स है N1 और N2। किसी और का कोई क्वेश्चन है बच्चे? नहीं बच्चे, फॉर सेम मोटर, आप मोटर को दो डिफरेंट स्पीड्स पर अगर चला रहे होते हैं, मल्टीपल स्पीड्स पे इसको ड्राइव किया जा सकता है। ये आप लैब में काम करेंगे। असीब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे, मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है शायद। कंटेंट इतना ही था तो